नमस्कार सभी को। आज हम प्रेमचंद के एक निबंध संग्रह जिसका कि नाम है कुछ विचार, उसके एक निबंध की चर्चा करेंगे। यह निबंध प्रेमचंद का एक भाषण है जो कि प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में सभापति के शासन से दिया गया था। वही बाद में निबंध के रूप में आता है, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे और उस निबंध का नाम है साहित्य का उद्देश्य। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद की नज़र में आखिर साहित्य का उद्देश्य क्या था, साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं होनी चाहिए थीं। यह प्रेमचंद किस प्रकार के साहित्य को पसंद करते हैं या प्रेमचंद रचनाकारों से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि साहित्य ऐसे रचा जाना चाहिए, या फिर साहित्य में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जो कि समाज को सही दिशा निर्देश दे सकें या समाज को उन्नत करने में साहित्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे साहित्य में कल्पना परक भी रचनाएं लिखी जाती रही हैं, तिलस्मी और भूत प्रेत की कहानियाँ, इस प्रकार की भी रचनाएं होती रही हैं। लेकिन प्रेमचंद इस प्रकार की रचनाओं को अच्छा नहीं मानते। उनकी कहनाई है कि साहित्य में या फिर साहित्य की जो विधाएं हैं उनमें जितना ज़्यादा यथार्थ होगा, जितना ज़्यादा समाज की समस्याओं को उठाने वाला होगा, वैसा साहित्य ही एक प्रौढ़ साहित्य कहलाएगा। और वह कहते हैं कि साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। यानी कि साहित्य का काम जीवन के विभिन्न पक्षों को छूना, विभिन्न समस्याओं को उठाना और समाज को संवेदनशील बनाना, मनुष्य के संवेदनाओं का विस्तार करना होना चाहिए। साहित्य में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, कुछ भी कूड़ा कबाड़ा साहित्य नहीं हो सकता। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य वह है जिसकी भाषा प्रौढ़ है, परिमार्जित हो और सुंदर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों। तिलिस्मात कहानियाँ, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी ज़माने में हम भले ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्प है। इसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलिस्माती कहानियों में भी जीवन की सच्चाइयाँ वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि भी कर सकता है, परंतु इससे भी यह इस सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। हम सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जानते हैं कि एक समय में जो ज़्यादातर रचनाएं लिखी गई वो संयोग और वियोग पर आधारित थी। प्रेमचंद उसे भी बहुत अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष प्रेम का नहीं है। क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों और उनसे उत्पन्न होने वाली विरह, व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो, जिसमें दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गई हो, हमारी विचार और भाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? अर्थात नहीं।
श्रृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक अंग मात्र है और जिस साहित्य का अधिकांश इसी से संबंध रखता हो वह उस जाति और उस युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता है। और इस प्रकार के जो साहित्य होते हैं समाज भी एक समय तक ही पसंद कर सकता है, ये यथार्थ है। और यही कारण है कि आज रीतिकाल एक समय में बहुत सारी श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गईं, लेकिन अब उसके दिन लद चुके हैं। अब साहित्य में वही चलेगा जो यथार्थ परक लिखेगा, जो सिर्फ प्रेम ही नहीं लिखेगा, जो युद्ध भी लिखेगा। हालांकि प्रेमचंद इसका दोषी सिर्फ साहित्यकारों को नहीं मानते। वह कहते हैं कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो और उसका एक एक शब्द नैराश्य में डूबा, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा और श्रृंगारिक भावों का प्रतिबिंब बना हो, तो समझ लीजिए कि जाति जड़ता और ह्रास के पंजे में फंस चुकी है और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ऊंचे लक्ष्यों की ओर से आंखें बंद कर ली हैं और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ति लुप्त हो गई है। लेकिन जब देश में आग लगी हो तो साहित्य में केवल श्रृंगारिक रचनाएं ही लिखी जाएं तो वह समाज का भला नहीं कर सकती। साहित्य को यह समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाना है, बल्कि जीवन की समस्याओं पर भी विचार करना है और उन समस्याओं को हल भी करना है। प्रेमचंद आगे कहते हैं कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहाने का अधिकारी नहीं है। अब वह दिन लद गए जिसमें हम संयोग वियोग और मनोरंजन, तिलस्मी, भूत प्रेत इस प्रकार की कहानियाँ रचा करते थे और समाज लोग उसे पसंद भी किया करते थे। लेकिन अब इस प्रकार की रचनाएं नहीं चल पाएंगी। आजकल एक सेंटेंस बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। हर व्यक्ति हर रोज़ खुद को खुद से ही बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वह तमाम जगहों पर जाता है। निश्चित रूप से वह साहित्य में भी इसीलिए आता है। प्रेमचंद कहते हैं कि सुधार की जिस अवस्था में वह हो, उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। जैसे वह सदा किसी चिकित्सक की तलाश में रहता है, उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को परे फेंक कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसीलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुनते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। निश्चित रूप से यदि किसी कहानी, निबंध या कविता को पढ़ करके हमें 0.0001% भी यदि बदलाव आ रहा है तो मुझे लगता है कि वह कहानी या कविता सफल है अपने आप में, क्योंकि वह व्यक्ति क्योंकि जब कोई व्यक्ति
जैसा पहले था उस कविता या कहानी को पढ़ करके वो वैसा नहीं रह गया। उसने संवेदना के स्तर पर उसके संवेदना के स्तर पर थोड़ा सा विस्तार मिला है, जो कि उस कहानी या कविता की सफलता कही जा सकती है। एक शिकायत हिंदी पट्टी वालों को या खासकर भारत देश में साहित्यकारों को रहती है कि साहित्यकारों की इज्जत उस प्रकार से नहीं है भारत में। तो प्रेमचंद कहते हैं कि अपने इसी निबंध में कि साहित्यकारों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है, अर्थात भारत के साहित्यकारों के लिए ऐसी हमें शिकायत होती है। सभ्य देशों में तो साहित्यकार समाज का सम्मानित सदस्य है और बड़े बड़े अमीर और मंत्रिमंडल के सदस्य उससे मिलने में अपना गौरव समझते हैं, परंतु हिंदुस्तान तो अभी मध्य युग की अवस्था में पड़ा हुआ है। यदि साहित्यकार ने अमीरों के याचक बनने की जीवन का सहारा बना लिया हो और उन आंदोलनों, हलचलों और क्रांतियों से बेखबर हो जो समाज में हो रही है, अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हंसता हो, तो इस दुनिया में उसके लिए जगह ना होने में कोई अन्याय नहीं है। जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा और कोई कैद नहीं रही, जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक उच्चता ही काफ़ी है, तो जैसे महात्मा लोग दर दर फिरने लगे, उसी तरह साहित्यकार भी लाखों निकल आए हैं। खैर, प्रेमचंद साहित्य में बहुत छिछले स्तर की जो रचनाएं हो रही हैं उससे बहुत दुखी हैं और वो बार बार अपने इस निबंध में यही कह रहे हैं कि साहित्य का एक बड़ा कर्तव्य है साहित्यकारों का, उसे उन्हें समझना होगा। उनका लक्ष्य सिर्फ महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराइए। ये प्रेमचंद लिख रहे हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान उठाना नहीं है, उसका दर्जा इतना ना गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उसका काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गा कर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था। तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो ये प्रेमचंद अपने इस निबंध में कहते हैं। धन्यवाद।